हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहादत स्टडी जोन। इस वीडियो में लेकर आए हैं इंटरमीडिएट ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। यानी आपको आज बताएंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी कितने प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, उनको हम कैसे पहचान पाएंगे। यानी बहुत ही सटीक तरीका बताएंगे पहचानने का और बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। यानी जब हम देखते हैं कि शादी विवाह में स्त्रियां यानी आभूषण को पहन करके यानी शोभा बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को प्रकट करने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, यानी शादी विवाह या पार्टियों में स्त्रियां आभूषण पहन कर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार भाषा में सुंदरता, नवीनता, सरलता और मधुरता प्रकट करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि अलंकार क्या है। आइए देखिए, यानी ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ ए व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार वैसे तो बहुत से अनेकों अलंकार हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में हमको सिर्फ 7 अलंकार के बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं कि 7 अलंकार के बारे में पढ़ना है, तो वह 7 अलंकार कौन है, यानी कौन कौन से 7 अलंकार है। आइए देखिए, पहला है सिमिली यानी उपमा अलंकार, दूसरा है मेटाफर यानी रूपक अलंकार, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, चौथा है एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन, पांचवा ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास, छठवां हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति और सातवां है ऑनोमेटोपोइया यानी ध्वनि सूचक। यानी इन 7 अलंकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम यानी पोएट्री में पढ़ते हैं तो पोएट्री में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है यानी फिगर ऑफ स्पीच का। यानी उसमें हमको पहचानना होता है कि यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यानी बोर्ड पेपर में या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है तो अलंकार दे देता है। यानी उसमें इंग्लिश में के ग्रामर में जो होता है अलंकार को हमको पहचानना पड़ता है कि यानी कौन सा अलंकार है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो में देखते हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको यानी 7 अलंकार को बताएंगे और आपको पहचानना बता देंगे। यानी आपको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ देखते हुए आप पहचान रहे हैं कि कौन सा अलंकार है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए, सिमिली यानी उपमा यानी उपमा अलंकार, यानी इस अलंकार में 2 वस्तुएं यानी अलग अलग रहेंगी और दोनों वस्तुओं में एक गुण में समानता पाई जाएगी, यानी एक गुण दोनों का मिलता रहेगा और कंपैरिजन वाला वर्ड्स रहेगा एज सो लाइक। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। यानी सिमिली, इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स and as like are so are used for comparison। यानी इसमें 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं में एक गुण में समानता पाई जाती है, यानी दोनों वस्तुओं के एक गुण में समानता पाई जाती है और उन दोनों वस्तुओं में तुलनात्मक शब्द होते हैं एज सो लाइक। यानी जब 3 चीज रहेगा यानी दोनों वस्तुएं अलग अलग होंगी और दोनों वस्तुओं के एक गुण में समानता पाई जाए और तुलनात्मक शब्द हो एज सो लाइक, तब हमारा यानी सिमिली होगा, तब हम उसे सिमिली कहेंगे। देखिए एग्जांपल, यानी हर हेयर यानी उसके बाल, इज माने है, एज माने उतना ही, ब्लैक यानी काला, एज जितना की, कोल माने कोयला होता है, यानी उसके बाल उतने ही काले हैं जितना काला कोयला होता है। यानी देखिए इसमें 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, यानी एक हेयर हो गया और दूसरा वस्तु है कोयला यानी कोल। एक हेयर है, दूसरा कोल, यानी 2 अलग अलग वस्तुएं हैं और दोनों में एक गुण मिलता रहेगा। यानी देखिए दोनों में एक गुण है, यानी क्योंकि हेयर भी काला है यानी बाल भी काला होता है और कोयला भी काला होता है, दोनों वस्तुओं में एक गुण मिल रहा है और वह यानी तुलनात्मक शब्द, यानी दोनों वस्तुओं में कंपैरिजन जो होता है वह वर्ड्स है एज सो लाइक, यानी तुलनात्मक शब्द है एज।
यानी जो तुलना किया गया है दोनों वस्तुओं में, तो तुलना करने वाला शब्द है एज। जब तुलनात्मक शब्द एज आए और दो अलग अलग वस्तुएं हों और दोनों वस्तुओं में एक गुण मिलता है तो उससे हम कहते हैं सिमिली। तो यह हम जान जाएंगे कि द हेयर माने बाल, इज माने है एज ब्लैक माने उतना ही काला है एज कोयल जितना कि कोयला है, तो यह हमारा क्या है सिमिली है। देखिए दूसरा, सी माने वह, इज माने है, एज माने उतनी ही, फ्रेश यानी ताजी, वो उतनी ही ताजी है एज जितना कि डी माने ओस की बूंदें होता है, यानी वो उतनी ही ताजी है जितना कि ओस की बूंदें हैं। यानी दो वस्तुओं में तुलना किया गया है, यानी कोई लड़की है और एक ओस की बूंद है, यानी दो अलग अलग वस्तुएं हैं, यानी लड़की अलग हो गई और ओस की बूंद अलग, यानी दो वस्तुएं हैं और दोनों में एक गुण में समानता पाई जाती है, यानी वह ताजी है, इसमें दर्शाया गया है कि यानी वह ताजी है। ओस की बूंद भी क्या होता है ताजा होता है, यानी दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों में एक गुण में समानता पाई जाती है। और तुलनात्मक शब्द जो उनके यानी दोनों वस्तुओं में जो तुलना किया जाता है तो वह वर्ड्स है, यानी तुलनात्मक शब्द एज सो लाइक होना चाहिए, तो इसमें क्या है एज, यानी तुलनात्मक शब्द एज है, तो यह हमारा सिमिली है, इसे हम सिमिली से पहचानेंगे। कहीं भी ऐसा वर्ड आएगा तो हम जान जाएंगे यानी दो वस्तुएं अलग अलग होगी और दोनों में वस्तुओं में एक गुण मिलता रहेगा और तुलनात्मक शब्द एज सो लाइक रहेंगे तो हम जान जाएंगे कि वह सिमिली है। और तीसरा है देखिए ईट ड्रॉप, ईट माने यह, यानी इस यहाँ पर आया है ईट दया के लिए, जो दया होता है यानी दया, यानी ईट माने यह दया, ड्रॉप माने बरसता है, एज माने तरह, जेंटल रेन माने सुखद वर्षा की तरह, जैसे बरसात होती है बारिश होती है तो उसी तरह दया भी बारिश की तरह ही बरसता है। फ्रॉम हेवन माने आकाश से, जिस तरह आकाश से ही ईश्वरीय गुण होती है दया हम लोगों के अंदर यानी दिलों में बरसती है, उसी तरह यानी जैसे वर्षा यानी गिरता है बारिश होती है उसी तरह बारिश की ही तरह दया भी हमारे हृदय में यानी गिरती है यानी बरसती है। तो यानी दो वस्तुएं हैं, यहाँ पर ईट अलग है और रैन जेंटल रैन अलग है, यानी दो अलग अलग वस्तुएं, दोनों में एक गुण समान है, यानी दया भी बरसती है और बारिश भी बरसता है, तो दोनों वस्तुओं में एक गुण यानी बराबर है, यानी दो गुण यानी दोनों वस्तुओं में एक गुण समान है। और समानता प्रकट यानी तुलनात्मक प्रकट करने वाले शब्द हैं एज, यानी एज है, यानी ईट ड्रॉप यह बरसता है, एज माने तरह, जेंटल रैन सुखद वर्षा की तरह, फ्रॉम हेवन माने आकाश से, यह आकाश से सुखद वर्षा की तरह बरसता है। तो यह हमारा सिमिली है, यानी सिमिली के लिए हमको यानी एज सो लाइक तुलनात्मक शब्द का होना अनिवार्य है, दो अलग अलग वस्तुएं हो और दोनों अलग अलग वस्तुओं में एक गुण मिलता हो तो उसे हम सिमिली कहेंगे। आइए अगला देख रहे हैं मेटाफर। देखिए दूसरा है मेटाफर यानी रूपक। देखिए इसका डिफिनेशन है कि ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली एज वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एज एंड सो आर नॉट यूज्ड, यानी यह सिमिली की ही तरह इसमें भी तुलना किया जाता है लेकिन तुलनात्मक शब्द एज सो लाइक नहीं होते हैं, यानी मेटाफर में भी दो वस्तुओं में तुलना किया जाता है लेकिन तुलनात्मक शब्द एज सो लाइक नहीं होते हैं, यानी जो तुलना किया जाता है दो वस्तुओं में तो एक वस्तु को दूसरा वस्तु मान लिया जाता है और इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं होते हैं, यानी जब दो वस्तुओं या दो बातों में तुलना किया जाता है तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं इसमें, तो वह मेटाफर वहां पर होता है। एग्जाम्पल है कि रंजीत सिंह वाज ए लायन ऑफ पंजाब, यानी रंजीत सिंह वाज माने थे, ए लायन माने एक शेर थे, ऑफ पंजाब यानी पंजाब के। इसमें रंजीत सिंह को और यहाँ पर लायन दो वस्तुओं में तुलना किया गया है, एक रंजीत सिंह है एक लायन, लेकिन इसमें एज सो लाइक नहीं है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं, इसमें रंजीत सिंह को शेर मान लेते हैं, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है।
जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है और इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं होते हैं तो वहां पर हम इसे कहेंगे कि यह मेटाफर है। जैसे कि लाइफ माने जीवन, इज माने है ए ड्रीम माने एक स्वप्न है, यानी जीवन एक स्वप्न है, यानी जीवन को ही हम स्वप्न मान लेते हैं, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं। तुलना किया गया है जीवन का स्वप्न से, जीवन का स्वप्न से तुलना किया गया है। तो यहाँ पर जीवन को ही हम स्वप्न मान लेते हैं, जिससे तुलना किया जाता है तो उस वस्तु को हम मान लेते हैं। इसमें भी तुलनात्मक शब्द आइसोलाइक नहीं है, इसलिए यह है मेटाफर। तीसरा है कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कैमल माने ऊंट, इज माने है द शिप माने जहाज, ऑफ द डिजर्ट यानी रेगिस्तान का, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। यानी इसमें कैमल की तुलना द शिप ऑफ द डिजर्ट यानी ऊंट जहाज से किया गया है, यानी ऊंट की तुलना यहाँ पर जहाज से किया गया है। इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं है, एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु मान लेते हैं, यानी ऊंट को ही हम रेगिस्तान का जहाज मान लेते हैं। तो यह हमारा है मेटाफर यानी रूपक अलंकार। जब दो वस्तुओं में तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द आइसोलाइक सिमिली की तरह नहीं होते हैं, इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं होते हैं, और जब दो वस्तुओं में तुलना की जाती है तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं, तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा। देखिए पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन माने होता है मानवीकरण, मानवीकरण यानी मान लिया जाता है। इसमें निर्जीव वस्तु को या भाव को सजीव मान करके किसी व्यक्ति के रूप में हम वर्णन करते हैं, तो वह होता है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन है, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी निर्जीव वस्तु या भाव को सजीव मान करके किसी व्यक्ति की तरह वर्णन किया गया है। जैसे लव इज ब्लाइंड यानी प्रेम अंधा होता है, यानी आदमी अंधा होता है, कोई भाव अंधा नहीं होता है, लेकिन इस भाव को हम सजीव मान लेते हैं, तो यही होता है पर्सोनिफिकेशन। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में यानी पर्सोनिफिकेशन में यानी किसी निर्जीव वस्तु या भाव को सजीव मान करके यानी किसी व्यक्ति के रूप में हम वर्णन करते हैं, तो वह होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे एग्जांपल है, यानी अपॉर्चुनिटी माने अवसर, यानी अपॉर्चुनिटी माने अवसर, नॉक्स माने खटखटाता है, एट द डोर माने दरवाजा को, बट वंस माने एक ही बार, यानी अवसर एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। यानी जो अवसर होता है वो भाव है, इसको हम सजीव माने हैं, यानी दरवाजा आदमी खटखटाएगा, यानी इंसान खटखटाएगा, यानी भाव नहीं खटखटाएगा। यानी इस भाव को यानी अवसर को हम सजीव के रूप में मान करके यानी एक व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं, तो यह हमारा है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, यानी प्रेम यहाँ पर भाव है, यानी भाव अंधा नहीं होता, इंसान अंधा होता है, सजीव आदमी कोई होता है वो अंधा होता है, व्यक्ति अंधा होता है, लेकिन इस भाव को हम सजीव मान लिए हैं, तो यानी सजीव मान करके हम प्रदर्शित करते हैं यानी प्रकट कर रहे हैं, तो यह हमारा है पर्सोनिफिकेशन। जैसे ए लाई माने झूठे के, है माने पास होते हैं, नो लेग्स माने पैर नहीं, यानी झूठ के पास पैर नहीं होता है, यहाँ पर झूठ भाव है, यानी आदमी के पास पैर होता है, यहाँ पर झूठ है यानी झूठा यानी एक भाव को प्रकट किया गया है, तो यहाँ पर झूठ को हम सजीव मान करके वर्णन करते हैं किसी व्यक्ति के रूप में, तो यह हमारा है पर्सोनिफिकेशन। देखिए एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन, यानी एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए गए पदार्थ को या विचार को संबोधित किया जाता है। यानी इसका डेफिनेशन है, एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड
टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी अलंकार यानी एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन। यह किसी यानी संबोधन वह अलंकार है, यानी फिगर यानी एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए गए पदार्थ या विचारों को संबोधित किया जाता है, यानी उसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ओ वर्ल्ड यानी हे संसार, यानी एपोस्ट्रॉफी संबोधित करके यहाँ पर हमारा एपोस्ट्रॉफी मार्क है यानी चिन्ह है एपोस्ट्रॉफी, यानी ओ वर्ल्ड हे संसार, ओ लाइफ हे जीवन, ओ टाइम ओ समय। यहाँ पर हम यानी इन भावों को, विचारों को हम संबोधित कर रहे हैं, तो यह हमारा एपोस्ट्रॉफी है। जैसे ओ ग्रेव, ओ मृत्यु, वेयर माने कहां, इज माने है, दाई विक्ट्री माने तुम्हारी विजय, यानी हे मृत्यु तुम्हारी विजय कहां है, यानी संबोधित कर रहे मृत्यु को, यानी हे मृत्यु यहाँ पर संबोधन है, तो यह हमारा एपोस्ट्रॉफी है, यानी फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी है। जैसे ओ लाइफ यानी हे जीवन, आई नो नॉट मैं नहीं जानता कि व्हाट दाउ आर्ट यानी तुम कैसे बने हो, यानी हे जीवन मैं नहीं जानता कि तुम कैसे बने हो, यानी हे जीवन यहाँ पर हम संबोधित कर रहे हैं जीवन को, तो यह हमारा एपोस्ट्रॉफी है, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम एपोस्ट्रॉफी है। इस तरह से कोई भी यानी अनुपस्थित या मृत या मानवीकरण किए गए पदार्थ या विचारों को जब संबोधित किया जाता है तो वह हमारा होता है एपोस्ट्रॉफी। आइए अब देखते हैं अगला। देखिए ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास, यानी ऑक्सीमोरन में एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाया जाता है, उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं, यानी विरोधाभास। यानी इस अलंकार में एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाया जाता है, तो वह होता है हमारा ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट वर्चूज आर एडेड टू द सेम थिंग। एग्जांपल है ही इज रेगुलरली इरेगुलर, यानी इसमें बताएं कि इस अलंकार में यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में यानी ऑक्सीमोरन में यानी एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, तो वह हमारा होता है ऑक्सीमोरन, तो उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि ही इज रेगुलरली इरेगुलर, यानी ही माने एक ही व्यक्ति है, यानी ही इज रेगुलरली यानी वह नियमित भी है, इरेगुलर यानी अनियमित भी है, यानी एक ही व्यक्ति है वह रेगुलर यानी नियमित भी है, यानी रेगुलरली नियमित भी है, इरेगुलर और अनियमित भी है, यानी एक ही व्यक्ति के यानी दो परस्पर विरोधी गुणों को, यानी यह दो परस्पर विरोधी गुण है को दिखाया गया, एक ही व्यक्ति के दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया गया है, यानी वह व्यक्ति नियमित भी है और अनियमित, यानी नियमित और अनियमित, यानी दो परस्पर विरोधी गुण है, तो यह हमारा यानी यह ऑक्सीमोरन है। दूसरा है एंड और हैविंग माने होते हुए, नथिंग माने कुछ भी न होते हुए, ही है थाल उसके पास सब कुछ होता है, यानी उसके पास यानी कोई व्यक्ति है यानी कुछ भी न होते हुए, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है, यानी एक ही व्यक्ति के यानी दो परस्पर विरोधी गुण हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी उसके पास सब कुछ है, यानी उसके पास कुछ भी न होते हुए आज सब कुछ है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है, यानी दो परस्पर विरोधी गुण हैं, तो यहाँ पर इसे भी हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। तीसरा ही वाज फीलिंग स्वीट पेन, यानी ही माने वह
वाज फीलिंग माने महसूस कर रहा है, स्वीट माने मीठा, पेन माने दर्द, वह मीठा दर्द महसूस कर रहा है। यानी कोई व्यक्ति है तो वह मीठा दर्द महसूस कर रहा है, यानी दो परस्पर विरोधी गुण हैं, तो यह हमारा ऑक्सीमोरन है। हाइपरबोल, हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके या घटा करके प्रकट किया जाता है, तो वह होता है हाइपरबोल। लोग कहते हैं कि यानी वह इतना लड़ाई हुआ कि यानी युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बहने लगी, तो यह वास्तविकता से कहीं अधिक चढ़ा करके ही बात हो रही है। यहाँ पर खून की नदियां नहीं बहती हैं। तो किसी भी बात को हम वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे या घटा कर कहेंगे तो वहां पर यह होता है हाइपरबोल। यानी इसका डिफिनीशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी बात को हम प्रकट करते हैं वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर या घटा करके, तो उसे हम हाइपरबोल कहते हैं, यानी अतिशयोक्ति। जैसे एग्जांपल है कि यानी रिवर ऑफ ब्लड, यानी खून की नदियां, फ्लो यानी बहने लगी इन द बैटल, यानी युद्ध क्षेत्र में, यानी युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बहने लगी, यानी यह वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। यानी वहां खून की नदी नहीं बहेगी, नदी बहने के लिए बहुत ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है, तो वहां असंभव यह बात है। तो यह वास्तविकता से कहीं अधिक चढ़ा बढ़ा करके यहाँ प्रकट किया गया है, यानी युद्ध में खून की नदियां बहने लगी, तो यह वास्तविकता से अधिक चढ़ा करके ही हम प्रकट किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वास्तविकता से अधिक चढ़ा करके ही प्रकट किया गया, तो यह है हमारा हाइपरबोल। दूसरा एग्जांपल है कि सी माने वह स्विफ्ट माने रोई, ओशियंस ऑफ टीयर माने समुद्र के आंसू, यानी वह समुद्र के आंसू रोई, यानी वह इतना रोई कि समुद्र भर गया। तो बताइए कोई इतना रोएगा कि समुद्र भर जाएगा? यह असंभव है। यानी इस बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, तो यहां पर भी हाइपरबोल है। तीसरा देखिए, आई हैव नॉट सीन, आई माने मैंने, हैव नॉट सीन माने मैंने नहीं देखा, ही माने उसे, फार एजेज माने युगो युगांतर तक, मैंने उसे युगो युगांतर तक नहीं देखा, यानी मैंने युगो युगांतर तक जिंदे ही नहीं रहेंगे तो कहां से देख पाएंगे। तो इस बात को भी वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, तो यह भी हमारा है हाइपरबोल। देखिए, ऑनोमेटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार है, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है ऑनोमेटोपोइया यानी ध्वनि सूचक। यानी इस अलंकार में पशु पक्षियों या वस्तुओं के यानी ध्वनि की आवाज का बोध होता है, तो उसे हम ऑनोमेटोपोइया कहते हैं, यानी ध्वनि सूचक कहते हैं। इसमें कोई पक्षी हो गया, जानवर हो गया या कोई वस्तुओं की आवाज का बोध होता है, तो उसे हम ऑनोमेटोपोइया कहते हैं। जैसे बिल्ली की आवाज यानी कैट म्यू, यानी बिल्ली म्याऊ करके बुलाती है, तो ये आवाज जो होते हैं उसको हम अंग्रेजी में बोध करते हैं उसका, तो वो ऑनोमेटोपोइया होती है। जैसे बीज हम यानी मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज, यानी कोई भी आवाज होती है, कोई वस्तु हो, पशु हो या पक्षी हो, यानी उनकी आवाज को हम, उनकी आवाज का बोध होता है तो उसे हम ऑनोमेटोपोइया कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि द कैट्स म्यू, यानी बिल्ली म्यू की आवाज करती है। द कर्फ्यू गिरजाघर की, टॉल्स माने बजती हुई, द नेल माने घंटियों की आवाज, अब पार्टिंग डे यानी दिन गुजरने की सूचना देती है। यानी गिरजाघर के घंटियों की बजती हुई आवाज दिन को गुजरने की सूचना दे रही है, यानी दिन बीतने की सूचना दे रही है। यानी जिस तरह से यानी दिन बीतता है, शाम होता है तो गिरजाघर की घंटी बजती है, तो वह घंटी की आवाज यानी घंटी की आवाज ये ऑनोमेटोपोइया है। तीसरा है बीज हम, यानी मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज, यह भी ऑनोमेटोपोइया है। जब कोई वस्तु हो, जानवर हो या पक्षी हो, जब उनकी आवाजों का हम इसमें बोध करते हैं, यानी उनकी आवाजों का
यानी बोध होता है, तो उसे हम आनुमेटोपोइया कहते हैं, यानी ध्वनि सूचक अलंकार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।